नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। यूपी में उपचुनाव आते ही राजनीतिक हमलों के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है और अब तो समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर एक नए तरह का ही आरोप लगा दिया है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि योगी सरकार धर्म के आधार पर अफसरों की ड्यूटी लगा रही है। मामला मुस्लिमों को चुनाव ड्यूटी से हटाकर गैर मुस्लिमों को तैनात करने का है। क्या वाकई ऐसा है या फिर समाजवादी पार्टी के आरोपों में कोई दम नहीं है? इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, उत्तर प्रदेश में अब सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीएलओ की जो तैनाती की गई है उस पर अब अफसरों की जो तैनाती हुई है ऐसे में वो धर्म देखकर की गई है, मुस्लिमों को हटा दिया गया है। और मुद्दा क्या है आखिर वो समझ लेते हैं। तो बीएलओ की तैनाती पर सपा ने सवाल उठाए, मुस्लिम हटाकर हिंदुओं को जिम्मेदारी दी। मुस्लिम बीएलओ हटाए जाने से सपा नाराज है। निर्वाचन अधिकारी से सपा ने शिकायत की है। सपा ने चिट्ठी लिखकर तैनाती को गलत बताया है और ऐसे में सवाल भी देख लीजिए, आखिर क्या कुछ सवाल है इस पर। हिंदी खबर क्या सवाल उठा रहा है, चुनाव के पहले हिंदू मुस्लिम आखिर क्यों हो रहा है? बीएलओ की तैनाती में धर्म कहां से आ गया? चुनाव में हिंदू धर्म रंग देना आखिर कितना सही है? क्या सपा की चिट्ठी पर आयोग संज्ञान लेगा? राज्य निर्वाचन आयोग रद्द करेगा तैनातियां? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक गंभीर आरोप लगाया उपचुनाव 10 सीटों पर होने उत्तर प्रदेश में और ऐसे में इसको लेकर बयानबाजी चल रही है। तो दूसरी तरफ विपक्ष और पक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाया। जिस तरह से बीएलओ की तैनाती की गई, समाजवादी पार्टी का कहना है कि धर्म के आधार पर धर्म देखकर तैनाती की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। आशिक इकबाल की जगह राजकुमार, शकीला हाशमी की जगह कंचन सिंह, मोहम्मद कासिम की जगह लाल बहादुर, ऐसे करीब 11 नाम हैं जिनकी लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी की है। ये लिस्ट उन लोगों की है जिनके बदले हिंदुओं को चुनाव ड्यूटी में लगाने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के मझुआ विधानसभा सीट पर अगले कुछ महीनों में उपचुनाव होना है। उससे पहले समाजवादी ने मुस्लिम बूथ लेवल ऑफिसर को हटाकर गैर मुस्लिम बीएलओ की तैनाती कर आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने इसे धार्मिक भेदभाव करार दिया और उपचुनाव के बहिष्कार की धमकी दी। मिर्जापुर मधुआ विधानसभा में यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत से इस तरह से बीएलओ का नाम काट करके, मुसलमानों का नाम, यादव का नाम, मौर्य का नाम काट करके और दूसरे अन्य जातियों का नाम जुड़ा जा रहा है। इससे चुनाव निष्पक्ष होने में बहुत दिक्कत है। इन लोग इस तरह की मानसिकता है। हम इसका पूरा विरोध करेंगे, चुनाव आयोग को लिखेंगे और चुनाव से कहेंगे कि इस लोकतांत्रिक देश में या जात बिरादरी कौन सी बात है? हर आदमी बन सकता है, बीएलओ हर आदमी बन सकता है, जो जात किसी जात का हो, ये कोई तरीका तो नहीं। सरकार के दबाव में आकर यहाँ के अधिकारी लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी लिखकर निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है। पूरे मामले की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल मझुआ विधानसभा में कुल 13 बीएलओ बदले गए हैं, जिसमें 11 मुस्लिम और 2 हिंदू भी हैं। दरअसल मझुआ सीट पर 2022 विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी के विनोद बिंद ने जीत दर्ज की थी। 2024 लोकसभा चुनाव में एमएलए डॉक्टर विनोद बिंद बीजेपी से सांसद बने, जिसके बाद मझुआ विधानसभा सीट खाली हुई है। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कब्जा किया था। समाजवादी पार्टी ने इससे पहले कुदरकी और सीसामऊ विधानसभा सीट पर भी मुस्लिम बीएलओ की जगह हिंदू बीएलओ की तैनाती का आरोप लगाया है। समाजवादी के मुताबिक मंझुआ, कुदरकी और सीसामऊ सीट पर मुस्लिम बीएलओ की जगह हिंदू बीएलओ की तैनाती की गई। जाहिर है यूपी में आने वाले कुछ महीने में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उनके चश्मे आँख की जांच करा ले, कहला दीजिएगा अगर आप खबर पहुंचा सके। आँख की जांच कराऊं। जो सरकारी कर्मचारी होता है ना वो हिंदू होता है ना मुस्लिम होता है, केवल सरकारी कर्मचारी होता है। और जिले में जो निर्वाचन के अधिकारीगण हैं उनको किसे रखना किसे नहीं रखना, वो मुस्लिम वोट बैंक जुटाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। इस प्रकार की बयानबाजी से सपा की साइकिल में हवा नहीं भरने वाली, साइकिल हवा में उड़ने वाली। मुख्यमंत्री जी के पास जाति और धार्मिक उन्माद के अलावा कोई ऐसे शब्द नहीं बचे हैं जिनका प्रयोग करके वो चुनाव में जा सके। लेकिन
देश प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है जिस प्रकार से इनको मैंडेट देकर के 2024 के लोकसभा इलेक्शन में इनकी करारी स्थिति है, उसके बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो परिणाम दिखेंगे 4 राज्यों के चुनाव के साथ साथ जो 10 चुनाव होने उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब मिलेगा। प्रदेश की आवाम, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को भली भांति जानती है कि जिस देश की जनता ने, जिस प्रदेश की जनता ने आपको 10 साल का मौका दिया, दोबारा में सत्ता में आश्रित कराने का काम किया, फिर भी आप कुछ काम नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ लोगों को ठग सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन काम नहीं कर सकते। ये बात उत्तर प्रदेश की आवाम साफ तौर पर जानती है। इसीलिए उपचुनाव में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी धांधली करने का काम प्रयास कर रही है, जिस तरह लोगों को बदलने का काम कर रही है, जिस तरह की उस षड्यंत्र रच रही है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की आवाम, उत्तर प्रदेश की जनता जवाब जरूर देगी। यूपी उपचुनाव होने में कुछ महीनों का वक्त है, लेकिन सियासी पारा हाई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। जाहिर है कि आने वाले वक्त में सूबे का सियासी पारा और चढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो देखा आपने किस तरह से समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी ये कह रही है कि इस तरह के आरोपों में कोई दम नहीं है और ऐसे आरोप लगाकर सपा की जो साइकिल है उसमें हवा नहीं भरेगी, वो सीधे उड़ जाएगी। तो ये बयानबाजी आपने देखी किस तरह से हो रही है। इसी खास मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ गया है, परिचय करा देती हूँ। अशोक यादव जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं हिंदी खबर में। और शुरुआत सौरभ दुबे जी आप ही से मैं करना चाहूंगी और उसके बाद हम बाकी मेहमानों की ओर रुख करेंगे। जो आरोप ये समाजवादी पार्टी लगा रही है कि, और लिस्ट भी खास तौर पर जारी करती है, 11 नाम ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम थे लेकिन अब उनकी जगह पर हिंदुओं को अफसर बनाया गया है, वहां पर तैनाती कर दी गई है। क्या वाकई ऐसा हुआ है? सपा के जो आरोप है उनमें कितनी दम नजर आ रही है? देखिए, मुझे लगता है कि जब से ये कुछ वर्षों से चुनाव हो रहे हैं, तो कुछ वर्षों के चुनाव में देखने को आया कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार जो है सिर्फ सरकारों पर नहीं, चाहे वो चुनाव आयोग हो उस पर आरोप लगाना, या फिर जो है जिस प्रकार से अभी उपचुनाव होने जा रहे हैं उसके ठीक पहले अगर सरकारी तंत्र को चुस्त और दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है, तो कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। भैया तकलीफ क्यों हो रही है? अच्छा, कुछ समय पहले अभी आरोप लगा रहे थे कि पुलिस की परीक्षा में जो है लापरवाही बरती गई। अब 6 महीने बाद जब परीक्षा अच्छे से करा दी गई, शांतिपूर्वक तरीके से हो गई, बिना किसी विवाद के हो गई, तो वो भी एक सफलता पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। उसमें सारी पार्टियों को खुशी जाहिर करना चाहिए। ऐसे ही अगर चुनाव आ रहा है, चुनाव का कोई विषय आ रहा है, चुनाव आगे होने वाले हैं, उसमें अगर कोई कानून व्यवस्था है, कोई प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें फेरबदल जो है वो तो सरकार करेगी। अब अगर हर चीज के फेरबदल में आप जो है वो अपना राजनीतिक रंग चढ़ाने का प्रयास करेंगे कि ये जाति देख करके किया जा रहा है, ये वो देख करके किया जा रहा है, क्या सरकारी जो अधिकारी होते हैं क्या उनकी जो तैनाती होती है वो जाति उनका धर्म देख करके होती है, उनकी जाति देख करके होती है? तो क्या आप कहने का मतलब आपका कि उनका चयन भी जो है सरकारी नौकरियों में क्या वो जाति और धर्म देख करके होता है? देखिए, कुछ पार्टियां जो पहले से ही पहले से ही ग्रस्त होती है ना एक विचारों से, उस विचार से ग्रस्त इसलिए लगती है क्योंकि एक बड़ा तबका यादव समाज का हमने देखा है कि वो लगातार जो है पहले प्रशासनिक व्यवस्थाओं में दिखाई देता था, पहले वो तमाम तरह की जो है चुनाव व्यवस्थाओं के अंदर आ जाता था। तो उनकी मानसिकता, वैसी मानसिकता वाले लोग हमेशा मुझे लगता है यही सोचते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार वर्तमान में कुछ भी कर रही है तो वो जाति और धर्म, जिस प्रकार से अभी अतीक अहमद के मुद्दे पर एक धर्म का विषय बनाया गया, मुख्तार अंसारी को लेकर के धर्म का विषय बनाया गया, अभी अयोध्या के मुद्दे पर जो है वहां पर एक महिला से, एक बच्ची से जो है वो रेप की घटना सामने आई, तो उसमें कहा गया कि भैया वो अल्पसंख्यक है इसलिए उसको परेशान किया जा रहा है। अरे भाई, अपराधी भी अपराधी होता है, अपराधी में भी आप अल्पसंख्यक ले आएंगे, जाति धर्म, और जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था अपना काम करेगी वहां पर भी आप बोलेंगे कि भैया यहाँ पर जो है जाति और धर्म देख करके। तो आप पहले से लिख करके दे दीजिए सरकार को, आप पहले से तय कर लीजिए मझवा विधानसभा में जो है किसको वहां पर तैनात करना है। अगर आपको ये लगता है तो आप पहले से ही एक पत्र बना करके ले जाइए और मुख्यमंत्री को भी दे दीजिए। अगर आपको लगता है गड़बड़ी है तो राज्यपाल को दे दीजिए। चुनाव आयोग खुला हुआ है, चुनाव आयोग चले जाइए, चुनाव आयोग को दे आइए एक पत्र लिख करके, भाई आपका एक डेलीगेशन चला जाए मिल करके। लेकिन इस तरह की मुझे लगता है चुनाव में किसी भी पार्टी को, सारी पार्टियों की बात कर रहा हूं, जो चुनाव हो अच्छे तरीके से हो, उसकी व्यवस्था का काम सरकार के पास। लेकिन यहाँ पर होता हुआ तो उल्टा नजर आ रहा है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है इन मुद्दों पर। अशोक यादव जी, कब तक इन मुद्दों पर हिंदू मुस्लिम होगी?
अफसरों की तैनाती हुई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर मुस्लिम थे, अब वहां पर हिंदुओं को तैनात कर दिया गया है? अरे जो भी तैनाती होती है वो ध्यान में रखकर की जाती है, और इस पर बकायदा बयान भी आया है कि वो टेक्निकल जो काम है वो नहीं सीख पा रहे थे, उसके बाद उनको हटाया गया है। इसमें हिंदू मुस्लिम कैसे आया सर? सरकारी नौकरियों में भी हिंदू मुस्लिम होता है क्या? वर्षा जी, देखिए, हिंदू मुस्लिम का जो आपने सवाल उठाया है, ये दैनिक भास्कर अखबार में एक खबर छपी थी। उस खबर में हेडिंग ये थी, मैं आपको भेज दूंगा, कि जो 10 विधानसभाओं के उपचुनाव जहां जहां हो रहे हैं, उन संबंधित जिलों में यादव और मुसलमान एक भी बड़ा अधिकारी नहीं रहना चाहिए। ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये अखबार की खबर में बता रहा हूँ भाई, कोट कर रहा हूँ अखबार की खबर को। ये योगी सरकार की जो मंशाए है, और उन्होंने आप देख लीजिए 10 विधानसभा के जो जिले हैं, देखिए कितने मुस्लिम यादव अधिकारी हैं वहां पे। तो सरकार तो खुद इस चीज को कर रही है, करवा रही है, जो कि आंखों के सामने करवा रही है। उसको कहने में भी दोष है क्या? कहने में भी कोई पाप है क्या? आप ये बताइए, जब से आधे से अधिक सीटें हारी है भारतीय जनता पार्टी, तब से क्या टोन सुर तार लय इनके बदले हैं। अभी कांवड़ यात्रा में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। उसके बाद फिर अभी बटोगे तो कटोगे, फिर आए दिन फिर विधानसभा में जो गोमती नगर में जो घटना हुई थी, 20-22 लड़के थे उसमें माल, मुख्यमंत्री जी एक यादव एक मुसलमान के नाम लेते खड़ा हो गया। लेकिन इसमें तो कहीं धर्म की बात हुई नहीं थी, बटेंगे तो कटेंगे या नेम प्लेट वाला मामला हो, कहीं पर भी ऐसी धर्म की बात तो आई नहीं। वर्षा जी, बेवजह इस तरह से मुद्दों को तूल देंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं, और वो काम तब किए जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जब योगी सरकार के सांप्रदायिक चेहरे को जनता ने नकार दिया है। आप देखिए, काशी जैसी धार्मिक नगरी से 3,27,000 वोटों से मोदी जी हारते हैं। ठीक है, वो अंगणित के हिसाब से चुनाव जीत गए। अयोध्या में हारते हैं, नासिक में हारते हैं, बद्रीनाथ में हारते हैं, रामेश्वर में हारते हैं, रामटेक में हारते हैं। सारी धार्मिक जगहों पे जहां पे 99% हिंदू समाज की आबादी है, उन जगहों से इनका सांप्रदायिक चेहरा जनता ने नकार के इनको हराने का काम किया है। इसके बाद भी इनके समझ में नहीं आ रहा है, उसी धुरी पे चल रहे हैं, ताकि देश में या प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक दुरुपयोग के द्वारा चुनाव जीतने का कुत्सित प्रयास कर रही है। लेकिन हम लोग कमर कसे हुए हैं, हम लोग इसके मंसूबे सफल होने नहीं देंगे। ठीक है, डॉक्टर हरिनाथ जी, आपका क्या सोचना है इसको लेकर? जो आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है, क्या वाकई इसमें सच्चाई है? आपको क्या लगता है? क्या आपकी पार्टी ने वहां पर जाकर देखा कि वास्तविक स्थिति क्या है? आपको भी लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम हुआ है? ठीक है, ऐसा है वर्षा जी, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रहे हैं। चुनाव आयोग दर्शक बना रहता है। अभी आप हाल में ही एक वीडियो चल रही होगी, वो मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में सागर जिले में वहां की सांसद से वहां के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी कह रहे हैं कि हमने 15-15 वोट डाला है, हमने 15-15 वोट डाला, कल परसों से घूम रहा है। आप देखिए, हरियाणा के चुनाव को चाहिए 4 दिन का ही बात के टाल दिया गया। ये कितनों चुनाव टाल दे, इनकी हार निश्चित है। अब जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, ये आरोप लगाए हैं कि बीएलओ तकनीकी कारणों से उनको हटाया गया। आप बताइए, बीएलओ में कौन सा ऐसा काम है कि एक शिक्षक या एक सरकारी कर्मचारी अधिक से अधिक होंगे, अनुदेशक होंगे, शिक्षा मित्र होंगे, वो काम नहीं करते। प्रायः देखा जाता है कि बीएलओ कई साल तक उसी क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए उनको वह का जान पहचान, उनको कार्य करने में सुविधा होती है। अब 13 में से 11 एक यही समाज से, एक ही धर्म के बीएलओ को हटा दिया जाए तो प्रश्न तो लगेगा ही, क्या वो 13 योग्य है? उनको ट्रेनिंग देकर सही नहीं किया जा सकता है? इनकी जो मंशा है वो हटाने का तो है ही है। उनको ये है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो इन बीएलओ से ऊपर तक समाचार या ऊपर तक विपक्षी पार्टियों तक खबर चली जाएगी। कहाँ नाम काटना है, क्या क्या। अभी देखिए, लोकसभा के पहले रामपुर में कई क्षेत्रों में, कई नगरों महानगरों में वार्ड है, वहां पर उनका एक ही मुस्लिम समाज के लोगों का नाम काट दिया गया था, बहुत चर्चा में आया था। तो ये उनको इसलिए भी हटाते हैं कि अगर हम कोई गलत आदेश करते हैं, गलत अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं ये नाम जोड़िए, ये नाम हटाइए, तो विरोधियों को पता नहीं चल पा रहे। और ये अपने अधिकारियों का ट्रांसफर देखिए, मुरादाबाद में और कुंदरकिन, जैसा कि हमारे प्रवक्ता भाई ने कहा, अधिकारियों को, यादव और मुसलमान को जानबूझ कर हटाकर दूसरे को तैनाती की जा रही है। ये देश को कहाँ ले जा रहे हैं वर्षा जी?
एक बताइए, यादव के मन में, एक मुस्लिम के मन में ये भावना ये भर कर रहे हैं कि हम सरकार के प्रति समर्पित नहीं है। अरे भाई, सरकारी कर्मचारी तो सरकार के आदेश को मानेंगे। आप उनको क्यों धर्म जात के आधार पर एक पार्टी से बांट रहे हैं? ठीक है, देश को क्यों तोड़ रहे हैं? ठीक है, सौरभ दुबे जी, देश आप को कुछ न कहना चाह रहे तोड़िए। थे। जी सर, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, मैं कह रहा था जब टेलीविजन पे बैठे तो तर्कों और तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए। तर्कों और तथ्यों की मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो समाजवादी पार्टी से अशोक यादव जी बोल रहे थे, पहली बात, अगर किसी अखबार को आप कोट करते हैं तो उसका सबसे पहले आप प्रिंट और सबूत लेकर के बैठिए, सबसे पहली बात। और निश्चित रूप से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एक दो मीडिया के संस्थान ऐसे हैं जो पिछले चुनाव में भी मैंने पढ़ा था, जो ये अभी बता रहे हैं वो ऐसी खबरें पिछले चुनाव में भी आई थी कि यादव और मुस्लिम को जोड़ लेकर के। लेकिन क्या ऐसी खबर आपका इतना बड़ा चैनल है वर्षा जी, क्या आपके पास ऐसी कोई खबर आई है क्या? भाई, आप लोग भी तो पूरी सरकार को कवर करते हैं, आपके भी लखनऊ में संवाददाता रहते हैं, वहां पर भी आप लोग भी रिपोर्टिंग करते हैं, तो आप लोग की रिपोर्टिंग में पता नहीं क्या कमजोरी रह जाती है जो ये पता नहीं कहां से खबर लेकर के आते हैं। पहली बात। दूसरी बात, देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि ठीक चुनाव के पहले, पहली बात तो अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया, तो पहले तो इस चीज पर मुझे पहले जो है अफवाह नहीं उड़ानी चाहिए कि चुनाव के पहले जानबूझ करके चुनाव के तहत कार्यक्रम करा जा रहा है। अभी ये कुछ समय पहले डीएम की तैनाती हुई, डीएम का बदलाव हुआ, एसपी का बदलाव हुआ, तमाम अधिकारियों का बदलाव हुआ, अभी उत्तर प्रदेश में बड़े अधिकारियों का बदलाव हुआ, तो क्या सब चुनाव के चलते बदलाव हो गया? क्या सारी चीजें चुनाव को देखते चुनाव के तहत हो रही है? आपको एक चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा कि यादव का पीड़ा, अरे यादव की पीड़ा होती तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री क्यों बना देते? आप में हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश के अंदर बोलिए ना अखिलेश यादव जी को, किसी और को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दे और जब चुनाव जीत करके आएंगे तो उसको मुख्यमंत्री बना दे। पहली बात। दूसरी बात, जो जिस प्रकार से अभी कही गई कि चुनाव आयोग जो है वो वहां पर गड़बड़ी है, भैया इस बार की लिस्ट में जब बीजेपी ने अपना आत्ममंथन किया, जब बैठ के बुलाई, उस पर चर्चा हुई, तो निकल करके क्या आया कि उनके कई कार्यकर्ताओं के नाम जो है वो वोटर लिस्ट से काट दिए गए। तो क्या वो चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाने लगेंगे? क्या वो सरकारी अधिकारियों वहां के डीएम के ऊपर उस पर आरोप लगाने लगेंगे? ऐसा नहीं होता ना। अगर कुछ कमियां रह गई, बिल्कुल, और जिस तरह से उसको दुरुस्त करने का काम, जिस तरह से अब उपचुनाव है, बड़ी जिम्मेदारी है, जाहिर तौर पर काम हो रहा है, तैयारी हो रही है, इसीलिए तो इस तरह से जो है वो फेरबदल हो रहे हैं। अब ऐसे में इन पर हिंदू मुस्लिम थोड़ी ना किया जाएगा। प्रमोद मिश्रा जी भी जुड़ गए हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है सर। और आप ही से मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है चुनाव में, बीजेपी को हार का डर है, लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए उससे वो घबरा गई है और इसीलिए जो पहले से तैनात थे बीएलओ उनको हटा दिया गया, उनकी जगह पर हिंदू अफसर बना दिया। मतलब इस तरह के आरोप लग रहे हैं सर। सभी को नमस्कार। देखिए, आरोप तो लगाना और फेक न्यूज फैक्ट्री के ओनर हैं ये लोग, भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना, संविधान कभी खतरे में आ जाता है, कभी जातिवाद, आरक्षण, ये वो, इनके बलबूते पर लड़ने वाले विपक्षी दल, जिनके पास न नीति है, न नीतियां हैं, न नेता है, न दर्शन है, न देश की कैसे सेवा करनी है उसके बारे में कोई सोच है, न चिंतन है, न विचार है, वो और क्या करेंगे? अभी कांग्रेस के और सपा के प्रवक्ता हमारे बोल रहे थे कि इसके आधार पर किया जा रहा है। जब तो चुनाव परिणाम पक्ष में हो तो चुनाव आयोग ठीक है, जब चुनाव परिणाम पक्ष में न हो तो फिर ईवीएम का रोना रोना। और अब आपको याद दिला देता हूँ, जिस तरह से ये संस्थाओं की बात करते हैं तो अब आपको फिर याद ही दिला देते हैं। अच्छा, एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की नृशंस हत्या हुई थी और देश में आम नागरिकों की घोषणा की, सामान्यतः ये कहा है। सर, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है, शायद कुछ टेक्निकल इशू है, मैं ठीक करवाती हूँ। अशोक यादव जी, आखिर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इनसे कैसे काम चलेगा? उपचुनाव में ठीक है, आपको विधानसभा लोकसभा चुनाव में आपको अच्छे जो है वो परिणाम हासिल हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो भी तैयारियां हो रही हैं, जो भी आयोग तैयारी कर रहा है उस पर आप हिंदू मुस्लिम होगा। अब जो काम उनकी जिम्मेदारी है वो कर रहे हैं वो, तो ये सब कहां से हिंदू मुस्लिम और ये तमाम तरह की चीजें? वर्षा जी, अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने जो विश्लेषण किया कि बिना तथ्य के बैठ जाते हैं, आप दैनिक जागरण की खबर उठा के देख लीजिए। और अगर तथ्य आपको चाहिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ,
डीएम, एसपी, सीडीओ, सीएम 10 जिलों में बता दीजिए। मैं चुनौती दे रहा हूँ, चुनौती ऑन कैमरा, ऑन एयर। राजनीतिक विश्लेषक, अगर आप विश्लेषण करने में इतने पारंगत हैं, एक विश्लेषण करके मुझे बताइए, गूगल कर लीजिए। 10 जिलों में जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं, एक टॉप 3 के अधिकारियों का नाम बता दें जो यादव और मुसलमान वर्ग से आते हो, बता दें। मैं चुनौती दे रहा हूं। दूसरी बात, अयोध्या में जब ये चुनाव हारे थे तो वहां के एक संत महंत राजू दास, भाजपा के हैं, क्या है पदाधिकारी है, क्या है, उन्होंने भारे मीटिंग में ये चीजें हर टीवी चैनल पे चलाई गई थी। उन्होंने कहा कि यहाँ के डीएम ने सहयोग नहीं किया, नहीं तो हम यहाँ चुनाव नहीं हारते। कौन सा सहयोग डीएम से आप मांग रहे थे भैया? डीएम क्या सहयोग करेगा? आपकी बूथ कैप्चरिंग करवाएगा डीएम बेईमानी करवाएगा, डीएम आपके जो खिलाफ वोटर उनको जाने से रोकेगा, वो डीएम आपका सही काम करेगा। और जो डीएम निष्पक्षता से चुनाव कराएगा वो डीएम के ऊपर आप आरोप लगाओगे वो डीएम ने सहयोग नहीं किया, इसको हटाया जाए। और दुर्भाग्य बस उस डीएम का ट्रांसफर भी हो गया। तो ये चीजें भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई आज तक सरकार नहीं बनी है जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती हो चुनाव में। कोई शर्म हया लाज का पर्दा नहीं है। ये पूरा बेशर्मी से खुलेआम चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाते हैं और चुनाव आयोग मूक दर्शक बने हुए देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन पैनल में सीजेआई, एलओपी और प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलट दिया था। पता ना आपको क्यों पलटा था? क्योंकि हमारा पॉकेट का सीजेआई के अलावा अगर हम कैबिनेट मंत्री बना देंगे, जिसको चाहेंगे उसको हम चुनाव आयोग बनाएंगे, तो चुनाव आयुक्त बनाएंगे। तो ये सारी चीज कवायदे इसीलिए हो रही हैं कि चुनाव आयोग को अपने पॉकेट में रखना है और रबर का स्टैंप बना के रखना है। ठीक है, मैं आ रही हूँ सौरभ जी आपके पास। प्रमोद जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि गंभीर आरोप आप पर ही लगे हैं। जी, आवाज सर आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। सौरभ जी आप अपनी बात रखिए। हाँ, देखिए इन्होंने बड़ी साफ गोई से, समाजवादी के प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, इन्होंने स्वीकार कर लिया इस बात को तो कि यादव जो, अगर आप यादवों की तैनाती करेंगे तो वो समाजवादी पार्टी को लाभ पहुंचाते हैं। मतलब ये मान रहे हैं कि अगर यादव समाज के किसी व्यक्ति को या अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति, अरे मैंने आपको सर एक निवेदन किया था, खोज के बता दीजिए। देखिए आप जो आरोप लगा रहे हैं बता दीजिए, उसमें आप खुद ही फंस रहे हैं। आप खोज के बता दीजिए, एक अधिकारी बता दीजिए किया जाएगा। इसका मतलब आप अधिकारी बता दीजिए ना, सब जगह यादवों को लगाते थे। नहीं, आप 10 जिलों में अधिकारी बता दीजिए। अशोक भाई छोड़िए ना 10 जिलों में, मैं कह रहा हूँ 10 जिलों में ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत, यादव, कुर्मी, पटेल कौन है, ये मैं क्यों देखने जाऊं? ये आप क्यों देखने जाएंगे? ये अगर हम यही देख करके चुनाव लड़वाएंगे, चुनाव में इस तरह की बैठेंगे जाति देख करके, तो इसका मतलब हम लोकतांत्रिक देश में, लोकतंत्र के सही मायने में चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। और हम इस प्रकार का अगर धोखेबाजी कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं, आपने एक बात तो स्वीकार कर ली कि यादव और मुस्लिम को लगा दिया जाए तो आपको खुशी हो जाएगी, इसका मतलब आपको वो सहयोग करते हैं क्या? तो इसका अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो इसका मतलब सरकार फिर सही तंत्र अपना रही है। लेकिन मैं फिर भी इस पक्ष में नहीं जाता हूं। मैं कह रहा हूं चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, राजपूत हो, कुर्मी हो, पटेल हो, यादव हो, कोई भी हो, सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत जो उनकी योग्यताएं हैं वो किसी भी समाज में कोई भी वर्ग, किसी भी जाति का हो, उसको वहां पर वो व्यवस्था देनी चाहिए। और हो सकता है बहुत सारी कमियां रहती है, कभी कभी कोई टेक्निकल विषय को नहीं समझ पाता, खुद ही वो कहते हैं कि भैया हम ये जो है ये कंप्यूटर से संबंधित विषय हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि वो पुराने समय के जो है भर्ती की गई है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि उनका जो है स्थानांतरण जो है वो कर दिया जाता है। लेकिन अभी अशोक जी चुनाव की तारीखें का ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए आप चुनाव को लेकर के इस तरह की बातें मत करिए। जब चुनाव की तारीखों के अंदर अगर इस तरह की बातें होती तो एक बात आपकी सच में थोड़ी बहुत सच्चाई उसमें लगती है। लेकिन फिर से वही कह रहा हूं कि आप इस तरह को अगर यादव और अल्पसंख्यक की तैनाती की बात करेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके ऊपर शक की सुई जो है वो जाएगी। चलिए ठीक है। हरिना जी आखिरी कमेंट आपसे, क्योंकि आप भी वही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वही बात हो जाती है ना, क्योंकि सरकारी तंत्र अपना काम कर रहा है और ऐसे में अगर ये इस तरह की बातें होंगी अनर्गल तरह से तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता पर तो सवाल उठेगा ना। पारदर्शिता के साथ अगर कंपनी और जो आयोग अपने काम कर रहे हैं तो इस पे हिंदू मुसलमान क्यों हो जाता है? योग्यता के आधार पर तैनाती हो रही है। जी जो हमारे सौरभ जी भाई साहब कह रहे हैं, चुनाव की घोषणा तो नहीं हुई लेकिन महीने 2 महीने में तो होगा ही चुनाव। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव हारे हैं, मुख्यमंत्री जी पर
आरोप लगा है कि ये बढ़िया काम नहीं किए, ये नहीं किए, तो ये मुख्यमंत्री जी अपनी प्रतिष्ठा बनाए हैं, इसीलिए वो अपने हाथ में दो सब मंत्रियों को दो सीट बांट दिया है कि आप लोग लग जाइए, और उस लगने के साथ साथ प्रशासनिक जो हमसे सहयोग हो पाएगा वो भी करेंगे। दूसरी बात ये कहते हैं यादव मुसलमान 30 मतलब लगभग 30% आबादी है और वही अधिकारी भी होंगे, तो क्या 10 जिले में 1-2 नहीं हो सकते हैं वर्षा जी? 1-2-3 नहीं हो सकते हैं? हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं कि वो पक्षपात करेंगे, लेकिन ये मानते हैं कि यादव और मुस्लिम होंगे तो हम जो गलत काम करेंगे वो नहीं करने देंगे। ये उसको दूसरे तरफ से ये सोचते हैं। कोई अधिकारी देखिए, अभी लोकसभा चुनाव के पहले ही आरोप लगा था कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह पूरे टीएम काउंटिंग के पहले बात किए जिलाधिकारियों से। आप बताइए क्यों बात किए, किस लिए बात किए? लेकिन सर ये तो आप सीधे सीधे अफसरों पर सवाल उठा रहे हैं। अरे इन पर तो कम से कम एक मत हो जाइए ना, उनके कामकाज पर तो सवाल मत उठाइए। आप सरकार की नीतियों का विरोध करिए, लेकिन इस तरह से अगर कहीं फेरबदल हो रहा है तो सवाल नहीं उठाने चाहिए इस तरह के पूरे मामलों में। कुछ अफसर जो है सरकार के प्रति मतलब पार्टी के प्रति जो है निष्पक्ष चुनाव आयोग के प्रति रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं। जो नहीं रहते उस पर हम सवाल उठाते हैं, चाहे लोकसभा चुनाव के पहले फर्रुखाबाद का मामला हो, चाहे बांसगांव के लोकसभा का हो जहां हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी बहुत कम वोट से हार गए थे अंतिम चरण तक, तो प्रश्न तो लगेगा ही। जिस तरह से संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं 10 साल में, पूरा देश जान रहा है, पूरा मीडिया जान रहा है, तो सख्त तो होगा। अब देखिए ईडी की रेल जो है हरियाणा की तरफ चल गई। हमारे जो है मुख्यमंत्री के जो पूरे 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं हुड्डा साहब पर अभी रेड पड़ना था। जिस तरह से दुरुपयोग करते हैं ईडी सीबीआई चुनाव आयोग का, सागर का उदाहरण बताया ही हमने। अभी तो इसके पहले तक 79 जगहों पर जो है घाल मेल करके लोकसभा की सीटें जीती गई है, नहीं ये 240 तक भी नहीं पहुंचे। कुल मिला जुला के जो ये 13 में 11 मुस्लिम को इन्होंने बीएलओ को ट्रांसफर किया है, निश्चित रूप से प्रश्न इस पर उठेगा। ठीक है, इस बार आपको अच्छे परिणाम हाथ लगे तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप जब हारते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके आरोप होते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी और ऐसा, और अगर जीत जाते हैं तो सरकार को पूरी तरह से नकार दिया जो वर्तमान की थी। दो तरह की बातें हो जाती है ना ये। वोट का करती है 10, 20,000 या 5,000, 6,000 वोट का, 50,000 लाख वोट का थोड़ी गड़बड़ कर देगी। जहाँ पर हम 1,00,000-1,50,000 से जीतते हैं वहां कहाँ गड़बड़ी कर पाएंगे? जहाँ थोड़े बहुत वोट का अंतर होता है वहां जो है सरकार और पार्टियां जो है गड़बड़ी करने की संभावना होती है। उसी ठीक है, तो आप भी ये मान रहे हैं, आप भी मान रहे हैं ना कि गड़बड़ी होती है? ये सरकार अगर आप जीते तो नहीं होती गड़बड़ी, हमारे कार्यकाल में नहीं होती थी। ये सरकार ने जिस तरह से दुरुपयोग किया संस्थाओं का, इससे प्रश्न लगता है। ठीक है, प्रमोद मिश्रा जी आवाज पहुंच रही है आप तक? ठीक है, सौरभ दुबे जी। देखिए, एक तरफ आपने देखा गठबंधन के इनके साथी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो तो ये कह रहे हैं कि भैया ये जो यादव समाज के अधिकारी लगाने चाहिए या मुस्लिम समाज के अधिकारी लगाने चाहिए। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता बैठे हैं वो कह रहे हैं उसके बावजूद अगर आप चुनाव करा लेंगे तो भी सब गड़बड़ हो जाएगा, तब भी सारी सीटें जो है भाजपा को चली जाएंगी। पहले आपस में बैठ करके तय कर लीजिए महाराज, गुरुजी, कि चुनाव के अंदर पहले अधिकारी आपके हिसाब से तय होने चाहिए या चुनाव के बाद वोटों की गिनती आपके हिसाब से होनी चाहिए। 6 सीट पर आप जीत करके आए हैं, पहले आपकी 1 सीट पिछले 5 साल पहले, यह मतलब चुनाव आयोग की गड़बड़ी होती है। भैया सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर की उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी बन गई है, तो क्या उत्तर प्रदेश की ये सारी सीटों पे आप त्याग दे देंगे? आप कहेंगे कि चुनाव आयोग की गड़बड़ी के कारण हमने सीटें जीती है? वहां पर तो नहीं कहेंगे ना आप। क्या कहेंगे आपकी कांग्रेस ने 6 सीटें जो है चुनाव आयोग की गड़बड़ी के कारण जो है हेराफेरी के कारण जो है जीती है? तो आप भारतीय जनता पार्टी सुन लीजिए, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना, यह विपक्ष का जो है लगातार जो है आप लोग इस तरह के व्यवहार में फंसते जा रहे हैं और इस बात को जो है पूरी जनता देख रही है। हो सकता है इस बार के चुनाव में अगर आपको थोड़ा बहुत फायदा हुआ हो तो आप अगले चुनाव के लिए रणनीति बनाइए। आप तो पुराना वही सुर और ताल लेकर के बैठे हैं कि चुनाव आयोग की गड़बड़ी। देखिए, जनता को आपने बोला था कि संविधान में गड़बड़ हुआ, जनता को आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। अब ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अब आपके जो झूठ है वो साफ साफ पकड़ लिए गए हैं। तो अब जो बचा कुचा है, अब आप वही ईवीएम जो कहा
पुरानी थी, अब आप उसमें जाने वाले हैं, चुनाव आयोग में जाने वाले हैं, अधिकारियों में जाने वाले हैं। मैं आपको 80 सीटों का आंकड़ा दूंगा, मैं 10 सीटों का आंकड़ा क्यों दूं आपको? मैं उत्तर प्रदेश की पूरी 22 करोड़ जनता के लिए 80 सीटों का आंकड़ा अशोक यादव जी, और पूरी जितनी विधानसभा की सीटें उनका आंकड़ा। अशोक यादव जी, अगर आप आरोप लगाते हैं, ठीक है आरोप लगाइए, लेकिन कम से कम वही मैं कह रही हूं, बार बार दोहरा रही हूं कि आप सरकारी एजेंसियों पर आरोप मत लगाइए। आने वाले समय में हो सकता है आपकी भी सरकार आ जाए, आप भी तो काम करेंगे ना, और अगर आप काम नहीं करेंगे तो ऐसे में तो सवाल तब भी उठेंगे कि आखिर वो तमाम एजेंसियां कहां गई, कहां भ्रष्टाचार आखिर क्यों नहीं सामने आ रहा है। आप अभी जब कंपनीज काम कर रही हैं, एजेंसियां काम कर रही हैं, तो आप उन पर सवाल उठा रहे हैं। भविष्य की भी तो बात, भविष्य को सोचकर भी तो अपनी बात रखिए ना सर। देखिए, मैं भविष्य को सोच करके और भूतकाल को देख करके यही बात मैं बता रहा था कि आज तक किसी भी पार्टी की सरकार ने सरकारी एजेंसियों को इस तरह से अपने जेब में रखने काम नहीं किया। आप ये बताइए, संवैधानिक व्यवस्था दी है, पावर बैलेंस, चेक एंड बैलेंस के लिए सारी संवैधानिक संस्थाओं के पास एक पावर दी है, लेकिन मोदी सरकार की मंशा रहती सारी संवैधानिक संस्थाओं की पावर को छीन करके अपने अंदर समाहित करने की। ये तो जनता जनार्दन की महानता है वर्षा जी कि इस चुनाव में इनको बहुमत से काफी पीछे ढकेल दिया, 240 सीटों पे कर दिया, इसलिए इनकी मनमानी नहीं चल पा रही है। अगर ये 240 पे नहीं आते तो इस तरह से जो लेटरल एंट्री का जो बिल उन्होंने वापस लिया, आज तक 2 टर्म लिए थे, क्या वापस नहीं लिए थे। किसान आंदोलन को वापस लेने में वर्षा जी इनको 1 साल से ऊपर का समय लगा था। हमारे साथ किसान भाइयों साथ दी तब जाके वापस हुआ कानून। तो अब इनके हाथ से जनता ने वो पावर छीन लिया है जिस पावर के भरोसे सबको डुगडुगी बजा के नचाते थे। सर, समय की बेहद कमी है। प्रमोद मिश्रा जी से भी मैं ले लेती हूँ, अभी जुड़ गए हैं। सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए सर। जी, अभी मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, इन्होंने कहा आज तक किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है, तो मैं अब याद दिला देता हूँ, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा क्योंकि मुझे बोलने का पर्याप्त समय नहीं, अवसर प्राप्त नहीं हुआ। 1992 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की निशंस हत्या हुई थी। चुनाव चल रहे थे, आम चुनाव चल रहे थे। सामान्य प्रक्रिया ये है कि जिस जगह पर जिस क्षेत्र का प्रत्याशी यदि वो नहीं रहता है तो वहां का सिर्फ उस क्षेत्र का चुनाव सिर्फ कैंसिल होता है, लेकिन पूरे देश का चुनाव कैंसिल करवा दिया गया था, पूरे देश का। इसलिए हुआ था वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का हेड कौन था? मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री थे तो कौन सा जो आकर के जिसने अध्यादेश पत्रकार वार्ता में फाड़ दिया था जिसने, और तो कौन सा जो कि पहले वकील था इमरजेंसी के समय में, उसको आसाम का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और उसके राज्यसभा में भेजा गया, फिर वो रिटायर हो गए, फिर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना दिया गया, हो चुके दूसरी बात मैं यह बताता हूँ, साध्वी यादव ने क्या पूरे उत्तर प्रदेश में जो 5 सांसदों को टिकट दिया गया था यादवों का, अभी जिन जगहों पर यादव अधिकारी खोज रहे थे, तो सिर्फ साध्वी यादव है क्या पूरे उत्तर प्रदेश में जो ठीक है टिकट दिए? अपने चेहरे को दीजिए और जो योग्य है वही पद पे रहेगा। चुनाव आयोग हमारे इशारे पे करेगा। ठीक है सर, मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, समय दिया। तो आप देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से सरगर्मियां तेज हैं। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है तो वहीं बीजेपी इस पर भी पलटवार कर रही है, लेकिन ये तमाम जो आरोप है उनमें कितनी सच्चाई है ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मेरे साथ चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।